हेलो दोस्तों। 10 साल पहले कार खरीदना एक काफ़ी सिंपल डिसीजन था। अब पेट्रोल या डीजल चुनते थे, हैचबैक या सेडान सेलेक्ट करते थे और डीलर के साथ बेस्ट प्राइस नेगोशिएट कर लेते थे। आज अब पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के बीच चुन रहे हैं। आपका पड़ोसी लो रनिंग कॉस्ट के लिए सीएनजी की तारीफ कर सकता है। आपका कलीग अभी एक ईवी लाया है और उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि डीजल इंजन के अलावा सब कुछ पैसे की बर्बादी है, और इस सब के बीच आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ, कम्यूट और बजट के लिए क्या सही बैठता है। ये फ्रैगमेंटेड डिमांड इंडिया के 3 सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज मारुति सुजुकी, Hyundai इंडिया और टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स में साफ दिखती है। सब ने ज़्यादा गाड़ियां बेची, लेकिन उन्हें कौन खरीद रहा है और वो क्या खरीद रहे हैं और उन गाड़ियों को बनाने की कॉस्ट क्या है, आज के वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर हम कंपनीज के कॉस्ट प्रेशर्स पे भी फोकस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन कंपनीज के कार्स खरीद कौन रहा है, और एंड में हम तीनों कंपनीज की अलग अलग फ्यूचर स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरो द हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखते हैं। मारुति सुजुकी ने 11.8% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ 6.7 लाख यूनिट्स बेचकर 50,079 करोड़ रुपीस की नेट सेल्स पोस्ट की। ईबिट 4,409 करोड़ रुपीस थे, जो ईयर ऑन ईयर 30.4% बढ़े। ये कंपनी का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग क्वार्टर रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट 6.9% गिरकर 3,591 करोड़ रुपीस रह गया। पर ऐसा कार बिजनेस की वजह से नहीं हुआ। मारुति को अपना नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पर लगभग 750 करोड़ रुपीस का पेपर लॉस हुआ था। Hyundai मोटर इंडिया ने 2.08 लाख यूनिट्स पर 18,916 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो वॉल्यूम में 8.7% बढ़ा है। लेकिन EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 14.1% से गिरकर 10.4% हो गया। हम इस पर वापस आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। टाटा के इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने पहली बार एक सिंगल क्वार्टर में 2 लाख यूनिट्स का नंबर क्रॉस किया। इसका Q4 रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 49% बढ़कर 18,742 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 9.4% पर थे। लेकिन उनका ये वॉल्यूम जंप फाइनेंशियल ईयर 26 के एक वीक फर्स्ट हाफ के बाद आया, जब जीएसटी कट का असर नहीं दिखा था और टाटा अपनी मोमेंटम वापस बना रहा था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के कंसोलिडेटेड लेवल पर नेट प्रॉफिट 32% गिरा, जिसका मेन रीजन जैगुआर लैंड रोवर पर साइबर अटैक और यूएस टैरिफ्स थे। हमारे पिछले ऑटो रिजल्ट्स वीडियो में हमने जीएसटी कट को कवर किया था, जिसने डिमांड को काफी बढ़ाए रखा ताकि दूसरी जगह बढ़ती कॉस्ट को ऑफसेट किया जा सके। लेकिन इस क्वार्टर कॉस्ट का साइड और खराब हो गया और वेस्ट एशिया के टेंशन ने प्रेशर्स और बढ़ा दिया। टाटा के लिए रॉ मटेरियल जैसे स्टील और एल्यूमिनियम की कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू के 5% से ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब टाटा ने जितने भी 100 रुपीज़ की कार्स बेची, उसमें पिछले साल से 5 रुपीज़ से ज़्यादा सिर्फ रॉ मटेरियल में ही चले गया। लगभग 2 to 2.5% का इम्पैक्ट पहले ही फाइनेंशियल ईयर 26 में पड़ चुका था, और इस क्वार्टर 3.5 to 4% का एक बड़ा एडिशनल इंक्रीज आ रहा था। इससे भी बड़ी बात, टाटा ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़ती कॉस्ट का कोई भी बोझ कंज्यूमर्स पर पास ऑन नहीं किया था। इसके पीछे लॉजिक ये था, फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में डिमांड वीक थी और सेकेंड हाफ में कंपनी जीएसटी कट से मिलने वाले कंज्यूमर बेनिफिट को खत्म नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने रेवेन्यू के लगभग 2% के कॉस्ट रिडक्शन के जरिए इस पूरे इम्पैक्ट को इंटरनली अब्जॉर्ब किया। लेकिन फिर भी एक गैप रह गया। आगे चलकर वो कुछ कॉस्ट आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे कस्टमर वैल्यू को बिगाड़े बिना ध्यान से करना होगा। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इस बीच बढ़ती कॉस्ट पर Hyundai का रिस्पॉन्स टाटा से बिल्कुल उल्टा था। कमोडिटी इन्फ्लेशन ने एक सिंगल क्वार्टर में मार्जिन से लगभग 1.2 परसेंटेज पॉइंट्स कम किए। Hyundai ने साल भर में कई बार कॉस्ट को आगे बढ़ाया और एक और हाइक मई के लिए फ्लैग किया गया था। इसने उन डिस्काउंट्स को भी कम कर दिया जो डीलर्स बायर्स को देते थे। जब डिमांड वीक होती है तो कार मेकर्स ज़्यादा यूनिट्स बेचने के लिए बड़े डिस्काउंट्स देते हैं, लेकिन जीएसटी कट के बाद Hyundai ने डिस्काउंट्स हटा लिए। इस सब के बावजूद Hyundai का EBITDA मार्जिन ईयर ऑन ईयर 4 परसेंटेज पॉइंट्स गिर गया। लेकिन ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि बढ़ती इनपुट कॉस्ट के साथ उनका नया पुणे प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल होने से पहले फिक्स कॉस्ट जोड़ रहा था। इसके अलावा एक नए लेबर कोड प्रोविजन ने इस क्वार्टर एम्प्लॉय कॉस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपीस बढ़ा दिया। मारुति ऑपरेशनली सबसे कम प्रेशर में दिखा। इसने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हर कार पर ज़्यादा पैसा कमाया। ऐसा कुछ हद तक इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कम डिस्काउंट्स दिए, और कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स पर फेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स की वजह से भी हुआ। उन्होंने जानबूझकर प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सेल्स मोमेंटम धीमी हो। प्राइसिंग के मामले में ये एक सक्सेसफुल बैलेंसिंग एक्ट था।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि मारुति का मानना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस टेम्पररी है और एक बार ये खत्म हो गया तो ये कॉस्ट प्रेशर्स खुद से कम हो जाएंगे। वो इसे एक रेगुलर बिजनेस के एक हिस्से के रूप में ले रहे हैं, जो दूसरी कंपनीज के मुकाबले एक ज़्यादा रिस्की अप्रोच है। तो कॉस्ट बढ़ गई और सिर्फ प्राइसिंग से इस गैप को पूरी तरह कवर नहीं किया जा सका, लेकिन मार्जिन्स पूरी तरह कोलैप्स भी नहीं हुए। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कार मेकर्स ने ज़्यादा प्रीमियम हायर मार्जिन मॉडल्स बेचे। मारुति के लिए फर्स्ट टाइम बायर्स का हिस्सा 2025 के फर्स्ट हाफ के लगभग 42% से बढ़कर Q4 में 51% हो गया। कई टू व्हीलर ओनर्स एंट्री लेवल मॉडल्स को अफोर्डेबल बनाने वाले जीएसटी कट के बाद अपनी पहली कार पर अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन इन नए बायर्स ने पहले के फर्स्ट टाइम बायर्स की तरह बिहेव नहीं किया। 10 साल पहले पहली कार शायद एक ऑल्टो होती। 2026 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार डिज़ायर है, जो एक सेडान है। विक्टोरिस, एक मिड एसयूवी, किसी भी दूसरे मारुति मॉडल के मुकाबले सबसे तेज़ी से 50,000 यूनिट सेल्स तक पहुंची। सबसे मेन बात यह थी कि एक लगभग 9 लाख रुपीस की डिज़ायर कंपनी को एक लगभग 4 लाख रुपीस की ऑल्टो के मुकाबले पर यूनिट ज़्यादा कमा कर देती है। Hyundai की ग्रोथ रूरल इंडिया और सीएनजी कार मॉडल से आई और दोनों के अपने कारण हैं। पहला, अच्छे मॉनसून और गवर्नमेंट ट्रांसफर्स की वजह से रूरल इनकम्स बनी रही और Hyundai जानबूझकर हर 10 नए आउटलेट्स में से 7 रूरल एरियाज में खोल रहा है। रूरल पेनिट्रेशन Q1 के 22.6% से बढ़कर Q4 में 24.7% हो गया। लेकिन सीएनजी का पुश सिर्फ एक और फ्यूल ऑप्शन देने के बारे में नहीं है। कई टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में सीएनजी रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिससे ये बायर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। Hyundai की सेल्स में सीएनजी का शेयर ईयर ऑन ईयर 13% से बढ़कर 18% हो गया। और ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में नेगेटिव रहने के बाद अर्बन डिमांड भी इस क्वार्टर 7% ग्रोथ के साथ पॉजिटिव हो गई। टाटा के मामले में उसके कॉम्पैक्ट एसयूवीज नेक्सॉन और पंच टॉप सेलर्स रहे। सीएनजी और ईवीज अब मिलाकर टाटा के पोर्टफोलियो का 40% से ज़्यादा हिस्सा है। हर जगह ग्रोथ को बढ़ाने वाले प्रीमियम मिक्स की सिचुएशन लगभग एक जैसी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिक्स शिफ्ट सस्टेनेबल है। अगर जीएसटी लेड फर्स्ट टाइम बायर की वेव धीमी पड़ती है तो मिक्स फिर से लोअर मार्जिन मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर प्रीमियम मिक्स रहता भी है तो ये बढ़ती कमोडिटी कॉस्ट के सामने कब तक सपोर्ट देगा। यहाँ पर सप्लाई साइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले क्वार्टर हमने ऑर्डर बुक्स के बढ़ने पर फैक्ट्री कैपेसिटी के कम रह जाने की बात की थी। उस दिक्कत का अब एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स मिला है। जैसे मारुति एक साथ 2 प्लांट्स शुरू कर रहा है, जिससे एक ही साल में 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी जुड़ रही है, जिसे मैनेजमेंट ने वर्चुअली अनहर्ड ऑफ कहा। इस बीच Hyundai का पुणे प्लांट 2 शिफ्ट्स में 1.3 टू 1.4 लाख यूनिट्स पर चल रहा है, जिसे एक्सपेंशन के थ्रू 2030 तक 3.2 लाख यूनिट्स तक ले जाया जाएगा। लेकिन टाटा की प्रॉब्लम अलग है। उनके पास फैक्ट्री स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन टाटा सियरा, जिसकी स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स हुई है, वो इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि नए इंजन के कास्टिंग सप्लायर ज़रूरत के हिसाब से तेज़ी से स्केल नहीं कर पा रहे हैं। टाटा इस गैप को भरने के लिए नए सप्लायर्स ला रहा है। क्वार्टरली नंबर्स के अलावा तीनों कंपनीज एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन से डील कर रही हैं। कंपनीज को अगले 5 से 10 साल के लिए किस तरह की कार्स बनानी चाहिए। ऑब्वियसली बिजनेस में इस सवाल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन अब इसे इग्नोर करना और मुश्किल हो गया है क्योंकि हाल ही में कैफे 3 नॉर्म्स फाइनलाइज हुए हैं, जो एक कार मेकर के पूरे फ्लीट से निकलने वाले एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे अपर लिमिट लगाता है। जो कंपनीज ज़्यादातर पेट्रोल कार्स बेचती हैं, उनके फ्लीट का एवरेज उन नॉर्म्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्हें इससे नीचे लाने के लिए ज़्यादा सीएनजी, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत होगी। कैफे 3 नॉर्म्स पहले के रूल्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर कंपनीज समय पर अपने एवरेज नीचे नहीं लाती हैं तो उनके पास 3 रास्ते हैं। या तो वो पेनल्टीज झेलें, या पेट्रोल कार्स की सेल्स को लिमिट करें, या पेट्रोल मॉडल्स पर ज़्यादा चार्ज करके ग्रीन व्हीकल्स को क्रॉस सब्सिडाइज करें। इस कंटेक्स्ट में हर कंपनी एक अलग लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है। टाटा इंडिया में सबसे बड़ा 4 व्हीलर ईवी प्लेयर है, जिसका 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और फाइनेंशियल 26 में उसने 92,000 यूनिट्स बेचे। उन्हें उम्मीद है कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के कारण पेट्रोल और डीजल कार्स बनाने की कॉस्ट सिर्फ बढ़ेगी, जबकि ईवी की कॉस्ट कम होती जाएंगी क्योंकि बैटरी सस्ती हो रही है और प्रोडक्शन स्केल हो रहा है। इनफैक्ट सीईओ शैलेश चंद्र ने ये तक कह दिया कि ईवीज न सिर्फ पेट्रोल कार्स के बराबर प्राइस पर पहुंचेंगी, बल्कि आगे चलकर ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने के बाद टाटा की ईवी बुकिंग्स असल में 25 टू 30% बढ़ गई क्योंकि फ्यूल की अनस्टेडीनेस ने बायर्स को घर पर चार्ज करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अब देखना यह है कि ये कितना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर पेट्रोल प्राइस स्टेबलाइज होता है तो इस डिमांड का कुछ हिस्सा कम हो सकता है। Hyundai भी कैफे 3 थ्रेशोल्ड को सैटिस्फाई करने के बारे में कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो टाटा की तरह ईवीज पर पूरी तरह बेट नहीं लगा रहा।
इस साल Hyundai नए पेट्रोल बेस्ड मिड एसयूवी के साथ अपनी पहली लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च कर रहा है, लेकिन वो सीएनजी पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, जो पहले से ही उसकी सेल्स का 18% है और फ्लीट एवरेज को नीचे लाने में मदद करता है। Hyundai के लिए EVs कई ग्रीन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन है। मारुति की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कार ई वितारा का प्रोडक्शन गुजरात में शुरू हो चुका है। वो इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए 2030 तक 1 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स का एक चार्जिंग नेटवर्क भी बना रहा है। लेकिन मारुति ने यह भी नोट किया कि कैफे 3 का फाइनल ड्राफ्ट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और ये सिर्फ ईवीज को ही नहीं बल्कि सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को एनकरेज करता है। इसलिए Hyundai की तरह ही ईवीज मारुति के पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें बायोफ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल रेडीनेस, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स भी शामिल हैं। वो ये पक्का कर रहा है कि मार्केट जिस तरफ भी जाए उसके पास एक जवाब तैयार हो, और इसका अभी कोई पक्का जवाब नहीं है क्योंकि हर ग्रीन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ का नेचर काफ़ी अलग है। जैसे हम जानते हैं कि रूरल इंडिया और सीएनजी इस वक्त सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, लेकिन साथ ही टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल से ही एग्जिस्ट करता है। एक छोटे शहर में सीएनजी कार खरीदने वाला हाउस होल्ड और एक मेट्रो शहर में ईवी के बारे में सोचने वाला हाउस होल्ड दो बिल्कुल अलग बायर्स हैं। दोनों के लिए एक साथ गाड़ियां बनाना काफ़ी कॉस्टली काम है। तो आने वाले साल में हम किस चीज़ पर ध्यान दें? 3 चीज़ें हैं। पहला, प्राइसिंग पावर। Hyundai ने मई में प्राइसेस बढ़ाए, टाटा ने अप्रैल में पहला हाइक किया और मारुति ने जून से हाइक्स अनाउंस किए हैं। जीएसटी का फायदा अभी भी बायर्स के दिमाग में फ्रेश है। फाइनेंशियल 27 का Q1 ही हमें बता सकता है कि कॉस्ट पास थ्रू के बाद इस डिमांड रिकवरी का कितना हिस्सा बचा रहता है। दूसरा फैक्टर है प्लांट यूटिलाइजेशन। नए प्लांट्स पर फिक्स कॉस्ट लगते हैं, भले ही वो 50% पर चले या 90% पर। अगर डिमांड बनी रहती है तो ये इन्वेस्टमेंट स्केल के जरिए अपना पैसा निकाल लेते हैं, नहीं तो वो मार्जिन्स पर एक बोझ बन जाते हैं। तीसरा फैक्टर है अर्ली अडॉप्टर्स के अलावा ईवी का ट्रैक्शन। टाटा इस कर्व पर सबसे आगे है, वहीं Hyundai और मारुति दोनों के पास ज़्यादा कैलकुलेटेड बेट्स हैं। हम अभी भी इस दौर में हैं जहां ये देखना बाकी है कि इंडिया में अलग अलग ग्रीन टेक्नोलॉजीज आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी फाइनेंशियल 27 में इस सेक्टर को लीड करेगी? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।